हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो यूपी कैडेट का एग्जाम होने वाला है वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो उसी को लेके एग्रीकल्चर के अलग अलग सब्जेक्ट्स के यहाँ पर बेहतरीन एमसीक्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो पार्ट 9 है। एपी कल्चर और लेग कल्चर के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक हमने जो है स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ये है हमारे मिशन यूपी कैडेट 2026-27 का। तो होता क्या है कि हर साल जो है हम इसमें बच्चों को ऐड करते हैं ताकि जो बच्चे यूपी कैडेट एग्जाम देते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस में कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। उसके लिए ग्रुप बनाया गया जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी आप पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है यूपी कैडेट से संबंधित स्पेशली, ठीक है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी कॉमनली यूज्ड इन इंडिया इज। और ये लेक्चर बाइलिंगुअल होगा। आपको इसमें जो भी कंटेंट देखने को मिलेगा बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो पहला ही प्रश्न है आपका कि भारत में सामान्यतः प्रयुक्त मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। तो क्या वैज्ञानिक नाम है वो यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन में है एपिस डोरसाटा, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस फ्लोरिया और बोम्बस टेरेस्ट्रिस। तो जो डोरसाटा है दोस्तों, ये तो होती है आपकी रॉक बी, ठीक है, ये सबसे बड़ी बी होती है। और जो एपिस सेरेना इंडिका है ये आपकी इंडियन बी है। तो यहाँ पर पूछा गया था कॉमनली यूज इन इंडिया, तो आपका एपिस सेरेना इंडिका राइट हो जाएगा। बाकी जो एपिस फ्लोरिया ये आपकी लिटिल बी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पर एक बार हम पढ़ लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा है। एपिस सेरेना इंडिका जो है ये भारत में प्रयुक्त होने वाली जो है सबसे ज़्यादा होने वाली प्रजाति है। और ये एशियाई मधुमक्खी भी इसको हम बोलते हैं, एशियन हनी बी। तो अगर पूछा जाए कि एशियन हनी बी का वैज्ञानिक नाम क्या है तो आप बोल सकते हैं एपिस सेरेना इंडिका। या इंडियन बी का साइंटिफिक नेम क्या है तो एपिस सेरेना इंडिका। यह भारतीय उपमहाद्वीप की देशज प्रजाति है, मीन्स ये इंडिजिनस ब्रीड है, यहाँ की जलवायु में अच्छी तरह अनुकूलित है और इसे भारतीय मधुमक्खी इंडियन हनी बी के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे हो कितनी सुंदर सी जो ये आपको हनी बी दिख रही है, कौन सी है, एपिस सेरेना इंडिका हनी बी इंडिया, ठीक है। तो आप आई होप क्लियर कर लिया होगा। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं। जैसे एपिस डोरसाटा हो गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी बी कौन सी है तो एपिस डोरसाटा है। रॉक बी का साइंटिफिक नेम क्या है, एपिस डोरसाटा है। लिटिल बी क्या है, एपिस फ्लोरिया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लाइक इंसेक्ट बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। तो जो लाख कीट होता है वो किस ऑर्डर से रिलेट करता है अपने आप को। तो ऑप्शन में है यहाँ पे लेपिडोप्टेरा, ठीक है, डिप्टेरा, हेमिप्टेरा और कोलियोप्टेरा। ये 4 ऑर्डर दिए गए हैं इंसेक्ट ऑर्डर, उनमें से आपको बताना है कि लैग इंसेक्ट किस ऑर्डर में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा हेमिप्टेरा, क्योंकि जो लैग इंसेक्ट है वो हेमिप्टेरा ऑर्डर का मेंबर है। इस वर्ग में अन्य रस चूसक कीट जिनको हम सेप सकिंग इंसेक्ट्स बोलते हैं, जैसे एफिड हो गया, स्केल इंसेक्ट्स हो गए, सेकर्ट्स हो गए। हेमिप्टेरा का अर्थ है आधा पंख। हेमी मीन्स क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। हेमी मीन्स होता है दोस्तों, एक सेकेंड, हेमी मीन्स होता है आधा, जैसे हेमी मीन्स क्या है आधा, और टेरा मीन्स होता है पंख। तो आधा पंख, हाफ विंग, क्योंकि इनके पंखों के आधे भाग कठोर होते हैं और आधे भाग नरम होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है, हेमिप्टेरा बोला गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लैग इंसेक्ट है वो किस में आएगा, हेमिप्टेरा में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप यहाँ पर ये डायग्राम देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड। जिस स्थान पर मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान से पढ़ना है आपको कि कहाँ रखा जाता है, वो प्लेस पूछा गया है। ऑप्शन में एपियरी है, हैचरी है, डेयरी है और नर्सरी है। तो बात करें यहाँ पर मधुमक्खियों के केस में तो उसको हम एपियरी बोलते हैं। और एपियरी क्या, वह स्थान जहाँ मधुमक्खियों के कई छत्ते जिनको हम बी हाइव्स बोलते हैं एक साथ रखे जाते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा के एपिस, जिसका मतलब मधुमक्खी होता है, उससे बना है। एक अच्छी एपियरी में क्या क्या होना चाहिए, छाया होनी चाहिए, पानी का स्रोत होना चाहिए, फूलों वाली जगह होनी चाहिए ताकि मधुमक्खियां आसानी से मधु और पराग एकत्रित कर सकें। तो वो स्थान क्या कहलाएगा, आपका एपियरी कहलाएगा। बाकी जो बचे हुए उनको हम देख लेते हैं। डेयरी फार्म आप जानते हैं, जहाँ पर हम जो है लाइव स्टॉक को पालते हैं, लाइव स्टॉक को जो है मैनेज करते हैं। नर्सरी में क्या होता है, नर्सरी में जो प्लांट सीडलिंग्स होते हैं उनको हम वहाँ पर ग्रो कराते हैं।
और हैचरी में जैसे जो पोल्ट्री फार्म होते हैं वहाँ पर हैचरी, जहाँ पर एग की हैचिंग कराते हैं उसको हम हैचरी बोलते हैं। तो आई होप आप सारे टर्म्स को समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्री इज कॉमनली यूज्ड एज होस्ट फॉर लैग कल्टीवेशन। होस्ट मीन्स क्या होता है आप समझिए, होस्ट मीन्स घर समझ लीजिए कि किस पर वो करेगा, कहाँ पर वो रहेगा एक तरीके से देखा जाए। तो लाख की खेती में मेजबान के रूप में मीन्स वही होस्ट प्लांट के रूप में कौन सा पेड़ सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। मीन्स जो लैग इंसेक्ट है वो किस पेड़ पर रह के लैग कल्टीवेशन करेगा, ठीक है, लैग को प्रोड्यूस करेगा, तो उस होस्ट प्लांट का पूछा गया है। ऑप्शन में है मैंगो, बेर, पलास और नीम। आपको यहाँ बता दें पलास जो है यूपी का स्टेट ट्री भी है, ठीक है, स्टेट फ्लावर, सॉरी ट्री नहीं, स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश पूछा भी जाता है, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के भी देखने को मिलेंगे। यूपी जीके नहीं, 20 क्वेश्चन आपको जीएस से भी देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है वहां पर पूछ लिया है, तो आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो फिलहाल राइट आंसर होगा लेग कल्टीवेशन के लिए होस्ट प्लांट कौन सा है, तो वो भी दोस्तों कौन सा है आपका पलास का पेड़ है, ठीक है। अब पलास का जो वैज्ञानिक नाम है उसको हम बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको हम पलास और भाषाओं में ढाक के नाम से भी जाना जाता है। तो लाख की खेती के लिए सबसे उपयुक्त तो प्रचलित जो होस्ट ट्री है, इसके अलावा बेर पर भी कर सकते हैं, खैर पर भी किया जाता है, और कैंप जो फाइकस की अलग अलग वैरायटी है प्लांट की उन पर भी किया जाता है। लेकिन पलास के पेड़ पर उगाई लाख जो है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली मानी जाती है, मतलब क्वालिटी के अगर स्टैंडर्ड से देखा जाए तो पलास बेस्ट है। ये पलास का फूल आप देख पा रहे हो कितना सुंदर फूल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो रानी मधुमक्खी का मुख्य काम क्या होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन में है कलेक्टिंग नेक्टर, मधु एकत्र करना, नेक्टर को एकत्र करना। नेक्टर कहाँ से एकत्र करते हैं, फूलों से एकत्र करते हैं। प्रोटेक्टिंग हाइव, मधुमक्खी जो छत्ता होता है उसकी सुरक्षा करना। एग लेइंग, अंडे देना। और क्लीनिंग हाइव, छत्ता साफ करना। तो पहले तो हम बता दें जो प्रोटेक्टिंग हाइव है और जो छत्ता साफ करना है, मधु एकत्र करना, ये तीनों काम रानी मक्खी के नहीं है। रानी मक्खी का काम है एग लेइंग, पॉपुलेशन बढ़ाना, नई पॉपुलेशन प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर एग लेइंग जो है राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो निकालने का सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जल्दबाजी करोगे, बड़बड़ाओगे, कुछ नहीं होने वाला, बेवजह रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो है जो भी यहाँ पर चीज़ें बता रहे हैं आपको उसको आसानी से समझनी चाहिए और कॉमन सेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और ऑप्शन को चूज करना चाहिए। तो रानी मक्खी का मुख्य काम क्या है, अंडे देना। एकमात्र काम है क्या है, एग लेइंग। एक स्वस्थ रानी मधुमक्खी एक दिन में 1500 से 2000 अंडे दे सकती है। वह अपने जीवन काल में 10 लाख से भी अधिक अंडे दे सकती है। इसको रानी मधुमक्खी को माँ मधुमक्खी भी कहा जाता है क्योंकि संपूर्ण कॉलोनी उससे ही उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द नेचुरल वैक्स प्रोड्यूस्ड बाय बीज इज कॉल्ड। मधुमक्खियों द्वारा उत्पादित प्राकृतिक मोम क्या कहलाता है। तो ऑप्शन में सैलक, बीज वैक्स, रेजिन और प्रोपोलिस। तो दोस्तों जो सैलक होता है ये तो आपका लैक इंसेक्ट जो लैक होता है वो रहता है आपका, ठीक है, उसकी एक स्टेज होती है। बीज वैक्स ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, तो बीज वैक्स यहाँ पे राइट है। रेजिन ये भी नहीं होगा, प्रोपेलिस भी नहीं होगा, ठीक है। इसको एक बार और एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये कॉम सीड है एपिस की। बीज वैक्स या मधुमोम मधुमक्खियों द्वारा उत्पादित एक प्राकृतिक मोम है जो वर्कर बीज होती हैं अपने शरीर की मोम ग्रंथियों से इसे स्रावित करती हैं। इससे क्या होता है, छत्ते की कोशिकाएं बनाती हैं, जो कॉम्ब सेल्स होती हैं। आप यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे ना, ये जो असल में ये बहुत छोटा सा पार्ट है, इसको मैं अगर यहाँ पर मैक्सिमाइज करूँ तो कुछ ही इसका शेप इस तरह से रहता है, ठीक है, इस शेप का रहता है। तो ये मोम की हेल्प से ही इसको बनाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, शहद को स्टोर भी यहीं पर करते हैं। बीज वैक्स का गलनांक कितना है, 62 से 64 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि इसको हम बीज वैक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द इंसेक्ट प्रोड्यूसिंग लैक इज। तो लाख उत्पादन करने वाला कीट कौन सा है, उसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। ऑप्शंस की बात करें तो कैरिका लैका, बॉम्बिक्स मोराई, एपिस इंडिका और ड्रोसोफिला। तो दोस्तों ड्रोसोफिला नहीं होगा, ये तो जेनेटिक्स होती है उसमें हम इसको जेनेटिक्स और ब्रीडिंग में इसको हम पढ़ते हैं, तो ये तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। एपिस इंडिका ये आपकी हनी भी है, तो ये भी नहीं होगा। बॉम्बिक्स मोराई ये नहीं होगा, ये आपका जो है सिल्क वॉर्म होता है। इसीलिए एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको और भी क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ।
जो कैरिका लेका है ये आपका लेक इंसेक्ट है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, कहीं कहीं कैरिका लेका, कहीं हो सकता है आपको लेसिफर लेका मिले, तो दोनों सही है। ठीक है, उसमें गलत नहीं करना है। तो कैरिका लेका जो है, कैरिया लेका, कैरिका लेका वही कीट है जो लाख उत्पादन करता है। यह एक सेल्फ सेकिंग इंसेक्ट है जो पेड़ों की शाखाओं पर रहता है और अपने शरीर से रॉल जैसा पदार्थ स्रावित करता है, जो सूख कर क्या बन जाता है, लाख बन जाता है। बाकी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बॉम्बिक्स मोराई एक रेशम कीट है, एपिस इंडिका मक्खी है और ड्रोसोफिला एक फल मक्खी है। आप इस डायग्राम में इन आंटी को देख पा रहे होंगे, ये आंटी क्या कर रही है, जो ये लकड़ियां रखी हुई हैं इनके ऊपर लैक वो लगा हुआ है, जो लाख जिसको बोलते हैं ना, ये इसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये हंसिए की हेल्प से जो भी ये टूल है इनके हाथ में, उससे ये लैक को अलग कर रही हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम। तो मधुमक्खियां मधु कहाँ से एकत्र करती हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दोस्तों। तो ये लीव्स है, फ्लावर्स है, रूट्स है, स्टेम्स है, तो दोस्तों ये फ्लावर्स से करती हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सी मक्खी करती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। तो वो आपकी वर्कर बी करती है। इसमें एक अलग से एक मतलब मॉडिफिकेशन होता है, प्रोबोसिस जिसको हम बोलते हैं। इसकी हेल्प से क्या करती है, फूलों के मकरंद को चूसती है और इसे अपने पेट जिसको हनी सैक बोलते हैं उसमें स्टोर कर लेती है। वापस आके छत्ते में इसको ट्रांसफर कर देती है। तो ये चीज़ें थी इसमें, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये हनी भी बैठी हुई है फूल के ऊपर। अब प्रोबोसिस की हेल्प से, तो इसमें पॉइंट कौन कौन से थे, एक तो याद करना कि वर्कर बी, दूसरा कौन सा मॉडिफिकेशन होता है, प्रोबोसिस, हनी सैक। ये तीन चीजें आप इस क्वेश्चन से सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कास्ट ऑफ हनी बी इज स्टेराइल फीमेल। मधुमक्खी की कौन सी जाति बांझ जो स्त्री रहती है वो है, मतलब होती तो ये मतलब फर्टिलाइज्ड फीमेल होती है, लेकिन कैसी है, स्टेराइल फीमेल है। तो इसको आप ध्यान रखना है, स्टेराइल फीमेल कौन सी है वो पूछा गया है। तो क्वीन तो नहीं होगी, ना ही ड्रोन होगा, ड्रोन तो मेल होते हैं। लार्वा भी नहीं होगा, तो वर्कर जो होता है वो राइट है। जो वर्कर भी है वो कौन सी है, स्टेराइल फीमेल होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने डायग्राम मेंशन कर रखा है ताकि अच्छे समझ पाए। ये ड्रोन है जो कि ये मेल भी होता है। ठीक है, इसका भी काम क्या है, इसका भी काम मेटिंग का ही होता है बस। क्वीन का काम एगलिंग का होता है। और जो ये वर्कर है ये कैसी है, वर्कर स्टेराइल फीमेल होती है। और वर्कर का काम क्या है, वर्कर बी का, मधु एकत्र करना, पराग एकत्र करना, छत्ते की सफाई करना, शिशु पालन करना, रानी की देखभाल करना, छत्ते की सुरक्षा करना। और जो ड्रोन होते हैं इनका काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन रखना। तो ये सारे पॉइंट थे इसमें, बाकी आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो टाइमली मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्यूरिफाइड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैक इज नोन एज। लाख से प्राप्त शुद्ध उत्पाद क्या कहलाता है। तो ऑप्शन में है यहाँ पे रेजिन है, गोंद है, सैलक है और वैक्स है। तो वैक्स तो नहीं मिलता है, ना ही गोंद मिलता है। अब बाकी बच्चे जो रेजिन और सैलक में से, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सैलक हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। वही पीछे भी एक क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, तो सैलक क्या है, लाख से प्राप्त शुद्ध उत्पाद है। मतलब जो अगर आप देखेंगे जो लाख है उसकी जो टॉप की जो मतलब देखा जाए टॉप लेवल की जो क्वालिटी है या फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, आपका सैलक ही है। इसे लाख को पानी में उबालकर साफ करके सुखाकर बनाया जाता है। और सैलक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये आप याद रखें। इसका जो यूज़ है वो फर्नीचर की पॉलिश करने में, वार्निश करने में, बटन वटन बनाने में, ज्वेलरी बॉक्स में, फूड ग्लेज में इसका उपयोग किया जाता है। और यह एक नेचुरल बायोपॉलीमर है जो कि बायोडिग्रेडेबल भी है। ये मतलब नष्ट भी हो जाता है, टाइम आने पर डिग्रेड हो जाता है। द मेल बी इज कॉल्ड। तो नर मधुमक्खी को क्या बोलते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो उसको मैं यहाँ पे ड्रोन बोलते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ड्रोन की मुख्य भूमिका रानी मधुमक्खी का मेटिंग करना होता है। ड्रोन में डंक नहीं होता, ये भी एक पॉइंट याद रखने वाला है कि इसमें स्टिंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, और वे मधु पराग एकत्र नहीं करते हैं। ये ब्रीडिंग सीजन के बाद कार्यकर्ता मधुमक्खियां ड्रोन को छत्ते से बाहर निकाल देती क्योंकि वे अनावश्यक भार होते हैं। तो मेटिंग के बाद या तो उन्हें मार दिया जाता है या ये खुद मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूड चैम्बर इन बी हाइव इज मीन्ट फॉर। मधुमक्खी छत्ते में ब्रूड चैम्बर का क्या उपयोग है। ऑप्शन है हनी स्टोरेज, एग लेइंग एंड ब्रूड रियरिंग, वैक्स मेल्टिंग और वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है, हवा का जो आदान प्रदान होता है, मतलब प्रॉपर हवा आती जाती रहे, ताजी हवा मिलती रहे, उसको वेंटिलेशन बोलते हैं। यहाँ पर एग लेइंग और ब्रूड रियरिंग भी दे रखा है। तो यहाँ पर ब्रूड चैम्बर पूछा गया था दोस्तों, तो उसको यहाँ पर देख लेते हैं।
तो ये एग लेइंग और ब्रूड रियरिंग के लिए, ब्रूड क्या होता है जो मतलब लार्वा की जो स्टेज होती है, शिशु जो बच्चे होते हैं, छोटी मधुमक्खी होती है। तो पहला तो है कि एग लेइंग और ब्रूड रियरिंग। तो ब्रूड चेम्बर का छत्ते का निचला हिस्सा होता है जहां रानी मधुमक्खी अंडे देती है और शिशु मधुमक्खियां जिनको हम ब्रूड बोलते हैं उनका पालन किया जाता है। चेम्बर में अंडे, लार्वा, प्यूपा होते हैं। कार्यकर्ता मधुमक्खियां इन्हें रॉयल जेली, पराग और मधु खिलाकर पालती हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर ये प्यूपा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीजन इज कंसीडर्ड बेस्ट फॉर हनी प्रोडक्शन। शहद उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मौसम कौन सा है? तो पहला वर्षा, सर्दी, गर्मी या फूलों का मौसम। ऑफकोर्स फूलों का मौसम होगा जिसमें फ्लोरिंग कंडीशन ज़्यादा रहेगी, फ्लोरिंग सीजन रहेगा तो ज़्यादा नेक्टर बनेगा वहाँ पे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है। बाकी भारत में मार्च से मई का जो समय सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर फ्लोरिंग कंडीशन रहती है प्लांट्स में। और इस मौसम में एक कॉलोनी 20 से 40 किलो शहद उत्पन्न कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी मतलब हनी बी है, सबका अपना अलग अलग उत्पादन क्षमता है। और लैक कल्टीवेशन इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन विच इंडियन स्टेट। ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ऑप्शन में है पंजाब, केरल, झारखंड और हरियाणा। दोस्तों पंजाब केरल में नहीं होती है, हरियाणा में भी नहीं देखने को मिलती है। झारखंड का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो लैक कल्चर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो झारखंड यहाँ पर बेस्ट हो जाएगा। और ये जो है लगभग 55% देश की जितने भी लाख हो रहा है उसका 55% झारखंड में ही होता है। इसके अलावा जो राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी हैं। और झारखंड में कुछ प्रमुख जिले जैसे रांची हो गया, गुमला हो गया और सिमडेगा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग बी कॉलोनी टू अ न्यू हाइव इज कॉल्ड। तो पुराने छत्ते से नए छत्ते में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन में है स्वार्मिंग, हाइविंग, एक्सट्रैक्शन और माइग्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका हाइविंग। एक सेकंड, इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग बी कॉलोनी टू अ न्यू हाइव। देखो नए छत्ते को बनाना हाइविंग कहलाएगा, लेकिन जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो आपका क्या है, स्वार्मिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे, स्वार्मिंग कहलाएगा। तो इसको यहाँ पर आप करेक्ट कर लें। ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका, जब कॉलोनी बढ़ जाती है तो नए छत्ते की आवश्यकता होती है, तो स्वार्मिंग तब होता है। क्या होता है यहाँ पे आपका, स्वार्मिंग हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक टर्म और बता दूं, नए छत्ते में जाना, एक टर्म आता है एब्सकॉन्डिंग। इसको भी थोड़ा समझना है। तो एब्सकॉन्डिंग कब देखने को मिलती है, जब कोई इन पर अटैक होता है या कुछ नेचुरल हैजार्ड्स देखने को मिल जाए या आग वाग लग जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब ये मधुमक्खियां अपना छत्ता छोड़ के जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सकॉन्डिंग बोलते हैं। बाकी नेचुरल तरीके से जब अगर पुराना छत्ता ज़्यादा उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए तब उसे छोड़ना, नेचुरल तरीके से छोड़ना क्या है, स्वार्मिंग कहलाता है। बट ये क्या है, ये जो है एब्सकॉन्डिंग एक्सीडेंटल केस है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें कि एग्जाम में एब्सकॉन्डिंग पूछा गया है या स्वार्मिंग पूछा गया है। हाइविंग तो नया छत्ता बनाना होता है, हाइविंग मतलब नया छत्ता बनाना होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बी स्पीसीज इज नोन एज रॉक बी। तो मैं भी आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। तो रॉक बी क्या है आपका, रॉक बी आपका हो जाएगा डोरसाटा। तो यहाँ पर ये क्या है, इसको रॉक बी क्यों बोलते हैं, ये मतलब जनरली ये डोमेस्टिक नेचर की नहीं होती है। इसको जो है पहाड़ों पे ये देखने को मिलती है, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहाँ चट्टानों के नीचे ये अपना छत्ता बनाती है। तो इसको इसीलिए रॉक बी बोलते हैं। इसको जायंट हनी भी बोलते हैं क्योंकि साइज में बड़ी होती है। ठीक है, और ये किसे ओपन सिंगल कॉम्ब नेट्स बनाती है। ये प्रजाति बहुत ही अग्रेसिव नेचर की होती है। इसी का उत्पादन 20 से 40 तक देखने को मिलता है। बाकी कोई मधुमक्खी इतना उत्पादन नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेच्योर स्टेज ऑफ लैक इंसेक्ट इज नोन एज। तो जो अपरिपक्व अवस्था है लैक इंसेक्ट की वो क्या है, ऑप्शन में प्यूपा, मैगट, क्रॉलर और निम्फ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा क्रॉलर, क्योंकि क्रॉलर की जो स्टेज होती है वो प्यूपल स्टेज होती है। ठीक है, ये पहला फर्स्ट इंस्टार होता है जो सक्रिय रूप से चल फिर सकता है और नए मेजबान पेड़ की शाखाओं पर जाकर बैठता है, बाद में स्थिर हो जाता है, विस्थिर हो जाता है और लाका स्राव शुरू कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेटलर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और 18वां क्वेश्चन हमारा, हनी एक्सट्रैक्शन इज कॉमनली डन यूजिंग। तो हनी एक्सट्रैक्शन किससे किया जाता है वो पूछा गया है। तो स्प्रेयर से तो कुछ स्प्रे करेंगे तो गलत है, स्मोकर से धुआं देंगे वो भी गलत होगा,
इंक्यूबेटर में कोई चीज़ इंक्यूबेट करनी होती है तब यूज़ करते हैं, बट हनी एक्सट्रैक्टर में यहाँ पर नाम ही लिखा एक्सट्रैक्टर, तो निष्कर्षण का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन। तो एक ये टूल होता है, अभी आपको मैं डायग्राम में दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो हनी एक्सट्रैक्टर क्या है कि ये मैकेनिकल डिवाइस है जो कॉम्ब से शहद निकालने के लिए यूज किया जाता है, और मेन चीज़ जो है वो है कि ये अपकेंद्री बल पर काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्रेम को घुमाते हैं तो शहद कोशिकाओं से बाहर निकल के कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है। मैं आपको इसका डायग्राम दिखा दूं ताकि आप अच्छे समझ पाएँ। तो इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो है अगर आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर एक फ्रेम लगा होता है। मैं यहाँ मतलब अंदर की बात करूँ तो इसी में क्या होता है, इसमें जैसे इस तरह से आपने हाइप फंसा दी, जो भी छत्ता है फंसा दिया, फिर इस हैंडल से इसको यहाँ पर हम रोटरी मोशन में घुमाते हैं तो ये अंदर जो है इस डायरेक्शन में घूमता है। तो इसमें जब इसको बहुत तेज़ी से घुमाते हैं तो पूरा जो शहद है वो इसके साइड पे आके आके इकट्ठा होने लगता है और बाद में नीचे आके स्टोर हो जाता है, और यहाँ से हम जो है हनी को निकाल लेते हैं। तो आई होप इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फूड ऑफ एडल्ट हनी बी इज, तो वयस्क मधुमक्खी का मुख्य भोजन क्या है? तो ऑप्शन में है सॉइल, लीव्स, बार्क, तो ये तो नहीं होगा, आप ये समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अगर बी लाइक कल्चर से है, और एक दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो नेक्टर और पोलिन हो गया, और जो कि मधुमक्खियों को ऊर्जा प्रदान करता है, उसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स बहुत सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लाख कीट का स्राव का मुख्य घटक क्या है? तो वो क्या मतलब सेक्रेट करता है वो पूछा गया है। जो सेक्रेट करता है उसका कंपोजिशन क्या है? प्रोटीन, शुगर, रेजिन, सेल्यूलोज। तो दोस्तों ये रेजिन से मिलके बना हुआ तो रेजिन ही होता है वो। तो जो पूछा ये गया था कि जो लाख कीट है वहाँ पर जब पेड़ पे रहता है तो वो कुछ सेक्रेट करता है, स्राव करता है, तो उसमें क्या क्या है? तो मुख्य घटक क्या है? रेजिन, जो लगभग 68 से 80% उसमें रेजिन ही होता है। बाकी वैक्स भी देखने को मिलता है, यहाँ पर कलर भी डाई देखने को मिलती है, लैक डाई, और 4 से 6% अशुद्धियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो लाख एक तरीके क्या है, नेचुरल रेजिन है जो कि पेड़ों की शाखाओं पर सुरक्षात्मक कवर के रूप में, प्रोटेक्टिंग कोटिंग के रूप में बनता है, जो कीट को शत्रुओं और मौसम से बचाता है। ठीक है, तो ये थे आज के दोस्तों 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको आपने यहाँ पर देखा, पढ़ा, समझा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। नहीं कोई भी डाउट रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वहाँ पर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आपको वहाँ पर क्लियर कर देंगे। बाकी जो भी स्टूडेंट्स इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।